नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन के लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, पीवाईक्यूज को करने वाले हैं और कुछ नए प्रश्नों को भी करने वाले हैं जिनके जिनके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो प्रकाशन की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? बताएंगे क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार सा है। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। आपसे डायरेक्ट भी कोई एक नाम दे करके पूछ लेता है ना, कि मधुशाला किसकी है, मधुबाला किसकी है, मधुकलश किसकी है, निशा निमंत्रण किसकी है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट भी कोई एक पुस्तक का नाम दे करके, किसी एक रचना का नाम दे करके आपसे पूछ लेता है कि ये किसकी है, इसके रचनाकार कौन है। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। आपसे पूछ रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो क्या आंसर करेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मधुशाला है। मधुशाला की अगर हम लोग बात करें तो मधुशाला जो है 1935 में 1935 में मधुशाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मधुबाला है। मधुबाला जो है वो 1936 में 1936 में मधुबाला है। इसके बाद बात करेंगे तो 1937 में 1937 में मधुकलश है, मधुकलश है। और फिर अगर हम लोग बात करें तो लास्ट में निशा निमंत्रण है 1938 में, ठीक है, 1938 में। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मधुशाला है 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 और फिर निशा निमंत्रण 1938। तो ये चारों की चारों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक भी आपसे पूछा जा सकता है और इनका क्रम भी निर्धारित करने को दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे, हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी, नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा। दूसरी तरफ आपको वर्ष दिया गया है और आपको मिलान करना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। तो हिंदी के बहुत ही शानदार वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो पहली बैठक होगी वो 1910 में होगी, वाराणसी में होगी। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की पहली बैठक 1910 में होगी। कहाँ पर होगी? तो आप कहेंगे वाराणसी में होगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मदन मोहन मालवीय जी करेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कहां पर होगी? तो इसकी स्थापना 1893 में, इसकी स्थापना 1893 में होगी। कहां पर होगी? तो आप कहेंगे काशी वाराणसी में होगी। इसकी स्थापना कहां पर होगी? तो 1893 में काशी वाराणसी में होगी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। और इसकी स्थापना कौन करेंगे? तो आप कहोगे श्याम सुंदर दास करेंगे। कौन करेंगे? तो श्याम सुंदर दास करेंगे। ठीक है, तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, पहले का सी ऑप्शन और दूसरे का ए ऑप्शन, सॉरी, पहले का तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन और दूसरे का ए ऑप्शन कहां पर? ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, केशव दास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, डॉक्टर राम विलास है। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास किसकी रचना है। तीसरे प्रश्न का आप लोगों से
आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे भाई। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तुलसीदास की रचनाकार कौन है, आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अच्छा, निराला जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो निराला जी की कुछ और रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे अनामिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, अनामिका जैसे हो गया। इसी तरीके से परिमल अगर हम लोग बात करें, परिमल है, ठीक है, गीतिका है, ठीक है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कुकुरमुत्ता अगर हम लोग बात करें, कुकुरमुत्ता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किसकी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है, मन्नू भंडारी की है, प्रभा खेतान की है, सुषमा द्विवेदी की है, या फिर सुषमा वेदी की है, या फिर उषा प्रियंबदा की है। अन्य से अनन्य चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रभा खेतान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे, प्रभा खेतान हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ पांचवें प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है, कबीर का है, दादू का है, नानक का है, रैदास का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बताएंगे किसका, किसका वाक्य है, किसने कहा है भाई, किसने कहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसने कहा है, कबीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रैदास है। देखिए कौन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रैदास है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, त्रिकुटी है, खेत है, प्रभु है, नाथ है, क्या हो जाएगा। छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ये आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे खेत हो जाएगा। खेत जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम क्षेत्र हो जाएगा, है ना। खेत क्या है, तो आप कहोगे तद्भव शब्द है, खेत का तत्सम क्या होगा, आप कहोगे क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे, तद्भव शब्द है, खेत तद्भव शब्द है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय भाषा से स्थानीय बोली से होती है, वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं, है ना। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति स्थानीय बोली से, क्षेत्रीय भाषा से हुई है, वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, देशज शब्द कौन है, धड़ाम है, लाश है, औरत है, पतलून है, क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द है, कौन सा देशज शब्द है, तो आप कहोगे धड़ाम, है ना। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे धड़ाम जो है ये देशज शब्द है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मुहावरे का अर्थ क्या है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मुहावरे का अर्थ क्या है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें मिल जाना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। क्या हो जाएगा, तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें मिल जाना, है ना। अयोग्य व्यक्ति को, जो योग्य नहीं है उसको उसकी योग्यता से अधिक मिल जाना, उसकी योग्यता के अनुरूप अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको अच्छी चीज मिल जाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप बीती शब्द में कौन सा समास है, आप बीती शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है। आप बीती अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे आप पर बीती, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आप पर बीती, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आप पर बीती, है ना। आप बीती की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका विग्रह अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आप पर बीती, या फिर अपने आप पर, अपने ऊपर जो बीती है ना। और यहाँ पर आपको पता है कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, या फिर तत्पुरुष होगा। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष में कौन सा होगा, तत्पुरुष में कौन सा समास होगा, तो आप क्या कहेंगे, में और पर किस में आता है, तो आप कहेंगे अधिकरण में, है ना। तो कौन सा, तो ये अधिकरण तत्पुरुष होगा, ठीक है। कौन सा होगा, तो आप कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष होगा। अधिकरण तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, आप कहोगे में और पर होता है, में पर होता है ना। तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, 10वें प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा।
ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? 10वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। 10वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? बता दो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। क्या हो जाएगा? तो ऋक धन वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया बताएंगे अपादान है, संबंध है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है। क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? तो घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में, घोंसले में का मतलब क्या है? घोंसले के अंदर, है ना, घोंसले के अंदर घोंसले में चिड़िया है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो मैंने अभी आपको बताया में और पर किसका चिन्ह है ना, किसका चिन्ह है? क्या हो जाएगा? में और पर किसका चिन्ह है? तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे अधिकरण का। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर करेंगे। अधिकरण का, है ना, चिन्ह है में और पर। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। अधिकरण में और पर अभी मैंने बताया अधिकरण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएंगे। कौन है? तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती हो जाएंगे, है ना। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अच्छा, धर्मवीर भारती जी की अगर हम लोग बात करें तो धर्मवीर भारती जी की कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे कौन कौन सी हैं? जैसे गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है ना, गुनाहों का देवता। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप कहोगे सूरज का सातवां घोड़ा, है ना। क्या है? तो सूरज का सातवां घोड़ा अगर हम लोग बात करें तो ये भी धर्मवीर भारती जी की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा युग अगर आपसे पूछ रहे, है ना, अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, ये सब किसकी है? ये सब आप कहोगे धर्मवीर भारती जी की है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्लुत स्वर कौन सा होता है? तो अगर हम लोग बात करें तो प्लुत स्वर कौन सा होता है? तो प्लुत स्वर की अगर हम लोग बात करेंगे जिसमें 3 मात्राओं का, है ना, 3 मात्राओं का समय लगे, जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे, वो क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? कौन सा प्लुत स्वर है? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी। हालांकि प्लुत स्वर का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो संस्कृत में होता है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है, वो प्लुत स्वर होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, आपसे पूछ रहा है। कौन प्रयोजन का समानार्थी नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है। 14वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? कौन प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, आपसे पूछ रहा है। बताएंगे क्या हो जाएगा? लक्ष्य है, हेतु है, नियोजन है, उद्देश्य है। क्या हो जाएगा? तो कौन सा प्रयोजन का समानार्थी प्रवासी नहीं है? तो आप कहोगे नियोजन। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर कर दीजिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ। ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का अर्थ क्या होता है? ऋजु का अर्थ होता है सीधा। ऋजु का विलोम क्या होगा? सरल होगा, त्रिकोण होगा, वक्र होगा, सीधा होगा। क्या हो जाएगा? तो आपसे विलोम पूछ रहा है। ऋजु का विलोम क्या होगा? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे वक्र हो जाएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक का, अनिश्चयवाचक का, प्रश्नवाचक का, संबंधवाचक का। आप भला तो जग भला क्या हो जाएगा? बताएंगे। आप भला तो जग भला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो आप कहोगे अगर आप हो, है ना, आप हो, स्वयं हो, खुद हो, है ना, खुद हो, अपना हो, आदि अगर शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वहां पर क्या होते हैं? वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के लिए किस बोध का बोध होता है, किस भेद का बोध होता है? तो आप कहेंगे निजवाचक का होता है। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा।
उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, बताएंगे क्या हो जाएगा। उच्चारण विकल्प की दृष्टि से कौन सा स्थान शुद्ध है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग सा की बात करें, अगर हम लोग सा की बात करेंगे तो सा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहोगे तालु है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अगर हम लोग इस सा की बात करेंगे तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो आप कहेंगे मूर्धा है ना, क्या है, तो आप कहेंगे मूर्धा है। ठीक है। और अगर हम लोग चा की बात करेंगे तो चा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहोगे तालव्य है ना, क्या है, तो चा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। तो कौन सा शुद्ध है, तो आप कहोगे सा हो जाएगा, दंत है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे, सा हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ठीक। आगे आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा कथन अशुद्ध है। आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छ संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है। बताएंगे क्या जाएगा, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध है, ये गलत है और आपको गलत ही बताना था। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। 19वें प्रश्न की बात करेंगे। 19वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसमें कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और एक बार सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथियों के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे और एक बार मैं भी अपने स्तर पर सेशन को शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्योंकि मेरे लड़के ने, मेरे लड़के की बात हो रही, यहाँ पर किसी एक लड़के की बात हो रही है, तो उसके संदर्भ में बहुवचन जो विकल्प है ये क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लड़के जो है वो एक वचन में आएगा, मेरा लड़का जो है वो एक वचन में आएगा, तो इसके संदर्भ में बहुवचन जो है ऑप्शन संख्या सी जो है ये अशुद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राम आम खाता है में कौन सा वाच्य का कौन सा रूप है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उभयवाच्य है, कृतवाच्य है। तो राम आम खाता है जिसमें क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो, जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा हो, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर कृतवाच्य होता है। राम आम खाता है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी आंसर हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब्रे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब्रे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा। तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर श्लेष है। 21वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है और हर संदर्भ में पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। मोती के लिए, ठीक है, मोती के लिए, मानव के लिए और चूने के लिए। तो पानी का 3 बार इस्तेमाल किया गया है, 3 बार पानी शब्द का प्रयोग किया गया और अलग अलग संदर्भ में किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगले प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है, सही है, वो आपको बताना है। 22वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अंगना जो है ये शुद्ध है। चांद में अगर हम लोग बात करें तो चंद्र बिंदु होनी चाहिए, आंख में अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्र बिंदु होनी चाहिए, अंक में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिंदु होना चाहिए, है ना।
तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा शुद्ध है, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए अंगना जो है ये शुद्ध शब्द है, बाकी सारे अशुद्ध है। बाकी सारे क्या है, तो बाकी सारे आप कहोगे अशुद्ध है। ठीक है, क्या है, अशुद्ध है। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? कौन सा एक शब्द है जिसकी वर्तनी जो है वो सही है? 23वें प्रश्न का आंसर करिएगा और लास्ट में हम लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने, है ना, 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। ठीक है, तो आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सन्निधि हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सन्निधि हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसकी सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। जब आप कारणों का, समस्याओं के जो कारण है, समस्याओं के जो कारण है उनकी अगर आप सही पहचान कर पाओगे तभी आप क्या करोगे, समस्याओं का उपचार कर पाओगे। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनके कारणों की सही पहचान कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस हम लोग इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण ये आज का सेशन था। और उम्मीद करूंगा सेशन को आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।